हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है प्रिजम्पशन सेक्शन 4 लॉ ऑफ एविडेंस 1872 के अंदर। पहले 3 टॉपिक मैं बता चुकी हूँ, जिसमें था हमारे पास कि इसका प्रिलिमिनरी में सेक्शन 1, 2, 3। ठीक है, अब इसका मीनिंग बताती हूँ मैं कि प्रिजम्पशन का मीनिंग क्या होता है। प्रिजम्पशन इज एन इन्फेरेंस ऑफ अ फैक्ट ड्रॉन फ्रॉम सर्टेन अदर प्रूव्ड फैक्ट्स। ठीक है, इट इज रेज्ड व्हेन कोर्ट प्रिज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन अदर प्रूव्ड फैक्ट्स। कि जब कोर्ट मान लेता है कि प्रिज्यूम करता है कि एक फैक्ट जो हो चुका है उसके बेसिस पे अगली बात सोच लेता है। कोई भी केस है, केस में कुछ हुआ, उसकी नेक्स्ट बात पहले सोच ली। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे फैक्ट 1 ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। ठीक है, सेकंड में कोर्ट ने खुद मतलब प्रिज्यूम कर लिया, पहले ही सोच लिया कि शायद अगली बार ये होगा, अगर अब इसका मर्डर हुआ था अगली बार इसका नंबर आने वाला है। ये कोर्ट की प्रिजम्पशन है। ठीक है, इसके बाद ये इफेक्ट्स किसी से करता है, तो द पार्टी इन हुज फेवर प्रिजम्पशन हैज़ बीन मेड विल बी अफेक्टेड। कि जिसके फेवर में प्रिजम्पशन मेड है उसको अफेक्ट करेगा। इसके बाद हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाते हैं। टाइप्स क्या कहती हैं प्रिजम्पशन? ये 3 टाइप्स की होती हैं, शेल प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम और मिक्स प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। ठीक है, तो जो मिक्सड है वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, अलाउड नहीं है। तो पहले चलते हैं हम प्रिजम्पशन फर्स्ट की तरफ, जो है शेल प्रिजम्पशन। इसमें हमारे पास 2 होती है, रिब्यूटेबल एंड इरिब्यूटेबल। रिब्यूटेबल क्या होती है कि सामने वाली पार्टी जो है ना वो एविडेंस दे सकती है दूसरी पार्टी के खिलाफ, कि ताकि डिस्प्रूव हो सके प्रिजम्पशन। ठीक है, और इरिब्यूटेबल में नहीं दे सकती। ठीक है, फिर उसके बाद ये मे प्रिज्यूम में क्या है, कोर्ट हैज डिस्क्रिशन की, कोर्ट डिस्क्रिशन कर सकता है। इसको प्रिजम्पशन होमिनीज भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोर्ट कह सकता है कि भाई हम प्रिजम्पशन नहीं कर रहे, मतलब मे प्रिज्यूम में मे मतलब आपको समझ ही आ रहा होगा कि कोर्ट कहता है कि आप प्रूफ के लिए फैक्ट्स लेकर आओ, उनके ऊपर हम प्रिजम्पशन लेंगे। फिर उसके बाद आते हैं मे प्रिज्यूम। ठीक है, मे प्रिज्यूम क्या कहते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट डायरेक्टरी होती है नेचर के अंदर। ठीक है, रिब्यूटेबल जैसा कि मैंने बताया कि सामने वाली पार्टी मतलब जिसके अगेंस्ट केस किया है उसके खिलाफ हम एविडेंस दे सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, मतलब उसको डिस्प्रूव करने के लिए, टू डिस्प्रूव दी प्रिजम्पशन की पहले कोर्ट ने कुछ सोच रखा है उसको डिस्प्रूव करने के लिए। तो कोर्ट में आइदर प्रिज्यूम दैट फैक्ट और कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। कि अगर कोर्ट ने या तो कोर्ट प्रिज्यूम को मान सकती है या फिर उसके प्रूफ के लिए हमें बोल सकती है कि तुम कोई एविडेंस लेकर आओ। खिलाई आइदर रेज दी प्रिजम्पशन, पार्टी वुड बी एब्सोल्व ऑफ हिज लाइबिलिटी, और या फिर खुद ही करना पड़ेगा सोल्व। फिर उसके बाद शेल प्रिज्यूम में हमारे पास आता है, शेल प्रिज्यूम में प्रिजम्पशन ऑफ लॉ मैंडेटरी है, रिब्यूटेबल है कि सामने वाली पार्टी दूसरे के खिलाफ एविडेंस लेकर आएगी कोर्ट में। फिर उसके बाद शेल रिगार्ड फैक्ट एज प्रूव्ड अनटिल एंड अनलेस इट इज डिसप्रूव। कि जब तक डिसप्रूव नहीं होता तब तक वो प्रूव करने के लिए मान जाएगी। फिर उसके बाद कोर्ट इज ड्यूली बाउंड टू रेज प्रिजम्पशन। कोर्ट को प्रिजम्पशन रेज करनी पड़ेगी कि भाई हम प्रिजम्पशन नहीं ले रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, सामने हमें पता नहीं है कि इस केस में क्या लीडिंग है, तो फिर तुम सामने से प्रूफ लेकर आओ, उसी के बेस पे प्रिजम्पशन ली जाएगी। कोई भी फैक्ट या फिर कोई भी बेस उसके ऊपर रखा जाएगा। एग्जाम्पल है कि डॉवरी केस। और उसके बाद हमारे पास इसका कंक्लूसिव प्रूफ आ जाता है। कंक्लूसिव होता है हमारे पास इरिब्यूटेबल। इसमें क्या होता है कि फाइनल कंक्लूजन ले चुके हैं, फाइनल डिसीजन पे कोर्ट पहुंच चुका है, सारे फैक्ट्स के बेसिस से फाइनल डिसीजन की तरफ लीड कर रहा है और अब कोई एविडेंस मान्य नहीं माना जाएगा। when one fact is declared by the act as conclusive proof of other, court shall on proof of one fact regard in other as proved एंड शेल नोट अलाउ एविडेंस टू गिवन टू डिसप्रूव इट। एग्जाम्पल हो गया कि 14 मतलब 280 दिन की शादी के बाद 280 दिन के अंदर अगर कोई बच्चा होता है वो लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाता है, उसको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है कोर्ट में। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ यार।